छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। कोन्नी थाना क्षेत्र के लोफंदी फोकटपारा में बुधवार को एक दिल दहला देने वाला वारदात सामने आई है, जहां पतित जितेंद्र केवट ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी संतोषी केवट की लोहे के सब्बल से सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और प्रार्थिया कुंती केवट की रिपोर्ट पर मर्ग व अपराध दर्ज जांच शुरू कर दी। निरीक्षक भावेश शेंडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। पुलिस के अनुसार वो दूसरे राज्य भागने की कोशिश कर रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में जितेंद्र केवट को पकड़कर अभिरक्षा में ले लिया, जिससे क्षेत्र में फैली दहशत भी कम हुई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या स्वीकार कर ली और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कोन्नी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में बीती रात एक महिला संतोषी केवट के उसके पति राजेश केवट के द्वारा लोहे का रॉड से सिर में वार करके हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा आरोपी राजेश केवट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और दोनों का पुराना विवाद था, जिसके कारण से महिला अपने मैके में रह रही थी। कल रात वो अपने पत्नी से मिलने उसके मैके आया और वहीं पर दोनों के बीच में विवाद होने पर उसके द्वारा हत्या की। सकरी थाना क्षेत्र के चोरभट्टी कला में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। चोरभट्टी खुर्द के पूर्व सरपंच मनबोध यादव की तालाब किनारे धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह उनका खून से लथपथ शव मिलने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। जांच में सामने आया कि बुधवार रात मनबोध यादव, अजय कुमार और अन्य लोगों के साथ तालाब किनारे शराब पी रहे थे। इसी दौरान अजय ने अपने परिचित गुलाब साहू और गौतम चंदू साहू को फोन कर बताया कि पुरानी रंजिश वाला मनबोध उसके साथ मौजूद है और वे चाहे तो अपनी दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। सूचना मिलते ही गुलाब साहू और गौतम चंद साहू मौके पर पहुंचे और दोनों ने मनबोध यादव पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने उसकी स्कूटी भी तालाब में फेंक दी ताकि पहचान और घटनाक्रम को छिपाया जा सके। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से शराब की बोतलें, प्लास्टिक ग्लास और कई अन्य अहम सबूत जब्त किए। इससे स्पष्ट है कि वारदात शराब पार्टी के दौरान हुई और हत्या पूरी साजिश के तहत की गई। तालाब किनारे का यह स्थान देर रात शराब पीने वालों का अड्डा बन चुका था, जिसकी शिकायत ग्रामीण पहले भी कर चुके थे। पुलिस के अनुसार यह हत्या खेत की जमीन को लेकर चल रहे लंबे विवाद का नतीजा है। गौतम साहू और मृतक मनबोध यादव के खेत अगल बगल थे और मनबोध के गांव में प्रभाव के कारण वो अक्सर गौतम पर दबाव बनाता था। इसी प्रताड़ना और रंजिश की वजह से गौतम ने अपने भाई गुलाब और मित्र अजय के साथ हत्या की योजना बनाई। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि संदेह के आधार पर पकड़े गए तीनों से कड़ी पूछताछ की गई, जिससे उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा रहा है। सकरी थाना क्षेत्र के चोरभट्टी गांव के तालाब में प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ एक डेड बॉडी है, जिस पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचने पर मृतक की पहचान मनबोध यादव के रूप में हुई तथा पुलिस द्वारा मर कायम करके प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर मामले की अग्रिम जांच की गई, जिस पर पुलिस को सूचना मिली कि उसी गांव के रहने वाले गौतम चंद साहू के साथ इसके जमीन को लेकर विवाद है। तो पुलिस ने गौतम चंद साहू को हिरासत में लेकर उसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा हत्या का अपराध करना कबूल किया गया तथा बताया गया कि उसका एक अन्य साथी अजय मृतक के साथ रात में था तथा उसने आरोपी गौतम को मृतक के तालाब के पास रहने की सूचना देने पर आरोपी अपने भाई गौतम के साथ वहां पर पहुंचा और अपने पास रखे कुल्हाड़ी से वार करके मृतक की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो दुर्घटना न होगा चाहे ये है मर्डर है। यानी आज पूर्व सरपंच चोरभट्टी खुर्द का पूर्व सरपंच मनबोध यादव के यहाँ मर्डर हो गया है, जो बहुत दुखद घटना है। पूर्व सरपंच है हमारे चोरभट्टी खुर्द का और रात में क्या हुआ हमको तो पता नहीं, अभी सुबह टाइम पता चला है और आके देखे तो पड़ा हुआ है। अभी फार्मेसी लोगों का जांच जारी है। गाँव में तो किसी से विवाद तो नहीं है। अपना पुलिस वाला अपने टीम ला के अब खोज रहे हैं। हमारे सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी और उनकी टीम आके खोजबीन कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और घटनास्थल के अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है।
जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विधानसभा क्षेत्र रेंगा खार के घने जंगल इलाकों में मंगलवार को किसानों को गुस्सा अचानक फूट पड़ा। लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को अनसुना महसूस कर रहे ग्रामीणों ने आज सामूहिक रूप से मुख्य सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। विरोध स्थल पर बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और वाहन चालक मौजूद रहे, जबकि सड़क के दोनों ओर ट्रैक्टर, बाइक व यात्री वाहन फंस गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ग्रामीण जमीन से जुड़े मामलों, वनाधिकार, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से नाराज है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज कराने और अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ा। सूचना मिलते पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर भेजा गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक चक्का जाम जारी था और प्रदर्शनकारी अपनी जगह डटे हुए थे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्याओं पर ठोस कार्रवाई शुरू नहीं होती, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यह विरोध उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र स्थानीय असंतोष की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जांजगीर चांपा जिले में मासूमों के साथ एक दर्दनाक घटना सामने आई। हसदेव नदी में नहाने गए 3 बच्चों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि सबसे छोटा बच्चा अभी भी लापता है। एसडीआरएफ प्रशासन मौके पर डटे हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बुधवार को हनुमान धारा नहाने गए 3 छात्र नेल्सन, लकड़ा, युवराज और रुद्रराज शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोज शुरू की। त्रिदेव घाट के पास बच्चों की साइकिलें, कपड़े और चप्पलें मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंची। रात होने पर ऑपरेशन रोकना पड़ा, लेकिन आज सुबह होते फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया। खोज के दौरान गोताखोरों ने पहले नेल्सन लकड़ा का शव निकाला, कुछ देर बाद युवराज का शव बरामद कर लिया गया। हालांकि सबसे छोटा बच्चा रुद्र अभी भी लापता है। उसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और नगर सैनिकों की संयुक्त टीम लगातार सर्च कर रही है। खोज को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने सुबह कुदरी बैराज के गेट बंद कर नदी का प्रवाह नियंत्रित किया है। एसडीएम पवन कोसमा के अनुसार तीनों बच्चे नहाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आए होंगे। घटनास्थल पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार कैंप किए हुए हैं। रुद्र को जल्द से जल्द खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी तेज कर दिया गया है। बिलासपुर में आरक्षक भर्ती की चयन सूची जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों ने हंगामा खड़ा कर दिया। चकरभाटा के नयापारा मैदान में सैकड़ों अभ्यर्थी जमा हुए और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। आरोप है कि कम नंबर वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, जबकि अधिक नंबर वाले बाहर रहे, जिससे रोष फूट पड़ा। युवाओं ने कहा कि उन्होंने इस भर्ती के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन चयन सूची में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और लगभग 6000 पदों की सूची पर स्टे लगाने की मांग करेंगे। प्रदर्शन में राजनीति भी सक्रिय हो गई। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मौके पर जाकर बीजेपी सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया। तहसीलदार बोदरी संदीप कुमार साय ने कहा कि बिना अनुमति के जुटे लोगों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। युवाओं की मांग स्पष्ट है कि या तो चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो या हाईकोर्ट सूची पर रोक लगे। अब न्याय की उम्मीदें अदालत और प्रशासन के निर्णय पर टिक गई हैं। मेरा नाम विक्रांत घोष है। हम लोग सीजी कांस्टेबल जो रिजल्ट आया है उसके लिए आए हैं। जैसे उसमें धांधली बहुत हुआ है, क्योंकि पारदर्शिता जो प्रतिशत नहीं उसमें नहीं आया है। जैसे सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो रिजल्ट आया है उसमें ना फिजिकल का नंबर मेंशन है, ना रिटर्न का मेंशन है, ना बोनस अंक है, ना ही कुछ है, और सिर्फ एप्लीकेशन नंबर, वो भी नारायणपुर में जो एप्लीकेशन नंबर जारी किया है उसमें 40 लोगों का सेम एप्लीकेशन है। तो ये कैसे हो सकता है? और जैसे कि आपको बता दूं कि एसटी वाले जर्नल को ले सकते हैं, ओबीसी वाले ले सकते हैं, एससी वाले, लेकिन जर्नल वाले का सिलेक्शन एसटी कैटेगरी में कैसे हुआ, ये हम लोग का कहना है। तो सोमवार हो हम यहाँ एसपी ऑफिस का दो, यहाँ से हम आदेश लेना है कि पुलिस ग्राउंड में हम 500-600 से ज़्यादा बंद हन, वहाँ एकत्र होके अपन जो भी है निर्देश हुआ लेबो का दो। तो वही आहन और हमन के सिर्फ एक ही मांग है का दो, जैसे रिजल्ट आया हम एक फिजिकल के नंबर और एग्जाम के रिजल्ट और बोनस नंबर सब शो होना चाहिए। एवं कुछ भी पता नहीं चला थे का दो कि काकर कत्ता नंबर आए है, जो 23 नंबर लाए ओकरो भी सिलेक्शन हो गए है और बहुत आक्रोश से का दो। तारबार स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट सीएमडी चौक में शौचालय और स्टोर रूम के ताले तोड़े जाने को लेकर विवाद फिर उभर गया। लगभग 1 माह पहले एसडीएम के निर्देश पर शौचालय सभी के लिए खोला गया, लेकिन 7 दिसंबर की शाम विमेश लाल और संजय हीराधर द्वारा दोबारा ताले तोड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये मामला पहले भी 8 नवंबर को 4 ताले तोड़े जाने के बाद विवाद में था। पास्टर ने बताया कि विगत 50-60 वर्षों से चर्च परिसर में शौचालय नहीं था। 6-8 साल पहले मिशन ग्रुप ने शौचालय बनाया, लेकिन महिलाओं को उपयोग की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद निर्वाचित पक्ष ने अपनी दान राशि से 1,60,000 रुपये की लागत से 2 शौचालय और 1 स्टोर रूम बनाया, जिसको विरोध मिशन ग्रुप और तीसरे पक्ष द्वारा लगातार किया गया।
शौचालय निर्माण भूमि कब्जाने के आरोप पर मामला कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 9 जनवरी 2026 को है। पास्टर ने आरोप लगाया कि संजय हीराधर, सुधीर विमेश लाल, वीरेंद्र मसीह, अनिल दास, रवि गब्रियल और राजकुमार मसीह का 2014 के बाद चर्च या मिशन संस्था से कोई संबंध नहीं है। ये लोग चर्च की जमीन बेचने और कब्रिस्तान भूमि को लेकर अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। चर्च परिसर में शाम के समय असामाजिक तत्वों का प्रवेश बढ़ गया है। शराब की बोतलें मिली हैं और इसलिए शौचालय व स्टोर रूम पर ताला लगाया गया, जिसे बार बार तोड़ा जा रहा है। 9 दिसंबर को पास्टर और उनकी कमेटी सीसीटीवी फुटेज के साथ प्रशासक और थाना प्रभारी के पास गए, कठोर कार्रवाई की मांग की। पास्टर ने कहा, यदि ताला तोड़ने वालों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मामला कलेक्टर जनदर्शन में भी ले जाया जाएगा। यह केवल ताला तोड़ने का मामला नहीं बल्कि चर्च की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का गंभीर मुद्दा है, जिसके खिलाफ एफआईआर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जरूरी है। 19 जनवरी 2014 से संजय हीराधर, सुधीर सालोमान, विमेश लाल, वीरेंद्र मसीह, अनिल दास, रवि गब्रियल, राजकुमार मसीह, इन सारे लोगों का और इनके समर्थकों का चर्च से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद इन लोगों के द्वारा 10 नवंबर को 4 ताला तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत हमने एसडीएम के पास, जो हमारे प्रशासक हैं, उनके पास की। उन्होंने कहा कि एक बाथरूम का ताला कम से कम खोल के रखें। हमने उनके निर्देश का पालन करते हुए एक ताला खोल के उसकी चाबी चर्च के पास लटका दिया। उसके बाद व्यवस्था 10 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक लगभग 1 महीना व्यवस्था शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित होती रही। उसके बाद 7 दिसंबर रविवार को विमेश लाल और संजय हीराधर द्वारा पुनः सारे ताले फिर से तोड़ दिए गए। जी, जैसा कि आपको अभी कुछ लोगों का नाम बताया गया, जो लोग समाज में दहशत फैला रहे हैं और अनऑथराइज्ड कार्यों को कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा इस चर्च में केवल 2 ही ग्रुप को आराधना करने का मौका दिया जाता है। सुबह 8 से 10 मिशन ग्रुप और 10 से 12 पास्टर सुदेश पॉल के ग्रुप को। और इन दोनों ग्रुपों के बीच बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से आराधना होती है। पर शाम को एक ग्रुप आराधना करता है 4 बजे से, जो किसी के आदेश से नहीं करता, परंतु वो अपने गुंडागर्दी से आराधना को करते हैं। तारबार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में युवक की खुलेआम पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर नए विवाद उभर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि पुलिस इस मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ उसी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर रही है जिसे सड़क पर पीटा गया, जिसे फर्जी चेक देकर ठगी करने का आरोपी बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने मारपीट करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पीड़ित युवक को भी आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज कर रही है। इससे चर्चा तेज है कि क्या यह कार्रवाई व्यापारियों के दबाव या किसी राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा है। घटना के बाद व्यापारी वर्ग का रवैया पुलिस पर दबाव बनता दिख रहा है, जबकि वीडियो में भीड़ द्वारा की गई पिटाई साफ दिखाई देती है। कानून के अनुसार किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया से होनी चाहिए, न कि भीड़ के फैसले से। ऐसे में पुलिस द्वारा केवल युवक पर ही तेजी से कार्रवाई करना कई सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय व्यापारियों, पत्रकारों और आम नागरिकों के बीच चर्चा भी तेज है। यदि पुलिस निष्पक्ष होती तो भीड़ में शामिल लोगों पर तुरंत कार्रवाई रुकती, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही संकेत दे रहे हैं, जिससे मामला और अधिक विवादग्रस्त हो गया है। हेमूनगर में गुरुदेव रामकृष्ण देव परमहंस की धर्मपत्नी माता शारदा देवी का 173वां जन्म महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे, जिससे परिसर में भक्तिमय वातावरण बन गया। मंदिर में प्रार्थना, आरती और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। भक्तों ने मां शारदा के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनके जीवन आदर्शों को स्मरण किया। जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर प्रबंधन की ओर से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पूरे आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। मंदिर परिसर में भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्वयं सेवकों की तैनाती की गई। प्रसाद वितरण और भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने कहा कि माता शारदा के जीवन से प्रेरणा लेकर वे सेवा, सरलता और सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। पूरे दिन मंदिर परिसर में आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। आज हमारे यहाँ ये रामकृष्ण विवेकानंद सांस्कृतिक सेवा समिति है। आज हम यहाँ माँ शारदा देवी का 173rd जन्म जयंती पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इस समारोह को हम पालन करते हैं, जिसमें सुबह से पहले मंगल आरती होती है, उसके बाद कीर्तन होता है,
उसके बाद 10 बजे से पूजा आरंभ होती है, 12 बजे भोग निवेदन होता है, 12:30 बजे पुष्पांजलि, उसके बाद होम होता है और 1:30 बजे से हम लोग भंडारा करते हैं। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।